हे गाइस एनीवे चैनल की इस एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा ओलेग मजीनो वर्सेस रेड थाइसा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर चाइल्ड मॉन्स्टर। फिर हमें हेल्डो के बारे में पता लगा कि कैसे जब वो एक ऑर्डिनरी बंदा था उसका कितना बड़ा सपना था, लेकिन जब उसे वो पावर मिली और वो इलेक्शन हारा एक छोटे से बच्चे से, कैसे उसका दिल टूट गया और इस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर काबू कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा र्यून को, जो कि लाड लेने के चक्कर में है और जा रही है डीशा को छुड़ाने के लिए। तब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला लाल बटन दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो देखते स्टोरी में आगे। रेड थाइसा मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब हो गई थी, जहाँ पे ओलेग ने उसे बीच से तोड़ के रख दिया था। लेकिन हम देखते जो को नीचे गिरते हुए, जहाँ बैम उसे देखकर चिल्लाता है, लेकिन हॉग ने समझाता है कि जो कुछ नहीं होगा, अगर वो नीचे भी गिरेगा तो भी वो मरेगा नहीं, क्योंकि हॉग ने उसे बचा लेगा। साथ तो ये भी कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा सा काम है करने के लिए। जहाँ पे ओलेग मजीनो और बैम ये देखते हैं कि रेड थाइसा मॉन्स्टर की जो रियल एनर्जी है वो अब उनके सामने है, यानी कि जो थोड़ी बहुत बॉडी भी थी वो भी खत्म हो चुकी थी और इसी अलावा एक बहुत ही बड़ा अटैक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था इनके सामने। तो देखकर मजीनो को समझ में नहीं आता कि व्हाट द हेल, अब ये क्या है। तो थोड़ा सा एनालाइज करने पे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये सारे शिनशु को जो भी फ्लोर डेथ पर अवेलेबल है सबको सिर्फ इसी एरिया पे गैदर कर रहा है ताकि वो खुद को ही ब्लो कर सके, जैसा कि क्राका करता है, एक तरीके का सेल्फ डिटोनेशन, यानी खुद को ही ब्लास्ट कर लेना। और बैम भी इसको देखिए काफी परेशान हो गया था, क्योंकि इस अटैक की वजह से यूरी और बाकी लोग भी उसके चपेटे में आ जा सकते थे। मजीनो भी चीज को देखे थोड़ा सा टेंशन में पड़ गया था, क्योंकि उसे पता था कि यूरी जहाद और वो तो इस एक्सप्लोजन को बहुत आराम से झेल सकते हैं, लेकिन बाकी रेगुलर शायद मारे जाएं। और इसलिए वो मैम को कहता है कि बेबी, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो ये खुद को ही उड़ा लेगा, इसीलिए हमें काफी सही तरीके से शिनशु को कंट्रोल करना होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो ये काम कर सकता है, और वो हो तुम। तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा क्रैक बनाना है इस पोर्टल के अंदर, सिर्फ इतना छोटा सा क्रैक ताकि मैं एक शॉट लगा सकूं इसके अंदर से और इसे अंदर से खत्म कर दूं। ऐसे तो अब इसके पास ना ही कोई बॉडी है ना ही इसका होस्ट, तो ये अपनी पावर को ही कम्प्लीटली यूज नहीं कर पाएगा। क्या तुम मेरे लिए छोटा सा काम करोगे? जिसे बैम कहता है बिल्कुल। लेकिन बैम अभी सोच में पड़ा था कि शिनशु काफी ज्यादा बड़े स्केल पे था और उसने आज से ऐसी चीज कभी नहीं की। वो बोला इसको कैसे कंट्रोल करेगा और एक क्रैक क्रिएट करेगा। लेकिन अगले मोमेंट हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, यानी कि जो बैम के अंदर की ब्लू मॉन्स्टर पावर थी, वो उसे कहती है क्या तुम इतनी सी चीज से डर गए? भला तुम यहाँ पे मरना चाहते हो बिना ट्राई किए ही? चलो जाओ और फटाफट इस काम को करो। जहाँ हम देखते हैं बैम को काफी क्लोज जाते हुए और वो अपनी पूरी पावर को देखते हुए काफी तरीके से कंट्रोल करते हुए कहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन मजीनो भी से यही सेम चीज पूछा था, तुम्हें क्या लगता है हो पाएगा? जहाँ बैम फाइनली कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं किया तो सभी लोग डेंजर में पड़ जाएंगे। बैम वापस से वही करने की कोशिश कर रहा था जैसे उसने नेमंड स्टेशन पे किया था, यानी कि थ्रोन की पावर को यूज करना। और अब तो उसे शिनशु ब्लैक होल स्फीयर भी आता है, जिसका यूज वो यहाँ करने वाला था ताकि वो एक क्रैक क्रिएट कर सके जायंट एरिया में। इस ब्लैक शिनशु स्फीयर का यूज करते हुए देखकर मजीनो सोचने लग जाता है कि बैम आखिर क्या कर रहा है। ये तो पावर वैसी है जैसे कि 10 ग्रेट फैमिली लीडर यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कून और एंडोर्सी की टीम को, जो कि इस समय कासल में थे और वहां पर भी शिनशु काफी कम हो चुका था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है एकदम से। शिनशु की कंडीशन में ऐसा चेंज होने की वजह से उन लोगों के लिए मूव करना भी काफी डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन कून नोटिस करता है कि बीटा को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे बीटा ने उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और बीटा कहता है कि शायद मैं इग्निशन वेपन हूँ इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सबसे। जहाँ पे कून ने कहता है कि अगर तुम खुद इग्निशन वेपन हो तो हमारे यहाँ पे हेल्प भी कर सकते हो, तुम हमारे साथ साथ रेचल को भी जहाँ से लेकर वहाँ चलो जहाँ पे ल्यून है। वहीं बीटा कहता है कि ऐसे मेरे को लग तो रहा है कि मैं इसे बहुत आराम से कर लूंगा, लेकिन ये लड़की तो तुम्हारी दुश्मन थी ना, तो तुम इसी क्यों लेके जाना चाहते हो? जब कौन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझाना, लेकिन तुम इसे भी लेके चलो। जहाँ हम देखते हैं बीटा को अपनी पावर का यूज करते हुए। वहीं दूसरी तरफ रून भी अब उस कैसल की तरफ पहुंच गई थी जहाँ पे डीशा था, जो कि इटर्नल प्रिजन था। रून भी शिनशु को देखकर समझ जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर फाइट चल रही थी उसी का रिजल्ट है ऐसा होना। और इसलिए डिसाइड करती है उसे जल्दी से लाडा लेके जहाँ से निकलना होगा। जहाँ हम पहली बार देखते डी शाह को, जिसको एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से प्रिजन के अंदर कैद किया गया था, जिसके सामने एक छोटा बच्चा भी था। वहीं दूसरी तरफ नोटिस करता है कि सामने एक लाल वाली लड़की है। जब रून कहती है कि चलो चलो जल्दी से मुझे ला डाल दो, जो कि तुमने कहा था, तुमने जो प्रॉमिस किया था मेरी साथी से। वहीं पे डीशा जब उसको देखता है तो कहता है ठीक है,
मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं उसे ठीक करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने एग्री किया था मेरे साथ कि तुम मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दोगे। जो सुन के रूम कहती है कि ठीक है, मेरी कंपेनियन जो तुमसे प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे बच्चे को जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें लाडल देना होगा। जो सुनकर ग्रैंड निशा कहता है फाइनली अच्छा मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, और वो अपने यहाँ से छुपा हुआ लाडल निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है, ये कहते हुए कि लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और इन्हें कहता है कि अपना प्रॉमिस अपनी साइड से पूरा करो। जब हम ग्रीन को देखते हैं जो कि अपनी साथी एल को लाइट हाउस से कहती है कि जल्दी से उस प्रिजन को खोल दो, और उनकी तरफ भी शिंशु कंसंट्रेशन कम होने की वजह से काफी यार डिफिकल्टी हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि एल उस प्रिजन को खोल देती है, यानी कि उस अजीब से बटन को जहाँ पे वो और साची फेकर गए थे, और इसी के साथ ही वो दोनों आजाद हो जाते हैं। जहाँ पे बच्चा जो कि प्रिजन के अंदर था अब बाहर आ जाता है। वही हम देखते हैं पीछे से बीटा को भी बाकी सब लोगों को वहां पर आते हुए। फिर उन कहते तुम लोगों ने अपनी बॉडी एक कर ली क्या इमरजेंसी की वजह से। जहाँ बीटा कहता चुप करो और जल्दी से यहाँ से चलो। वैसे भी वो तुम तीनों में छोड़ के भाग गई थी। लेकिन कौन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आखिर लाडल कहाँ है, जिस पर उन कहती है वो हमें मिल गया, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए इससे पहले कि डीली वापस हमारे पीछे पड़ जाए। और वैसे भी यहाँ पे शिंशु एक्सप्लोजन हो रहा है जिसके सब चीजें कम होती जा रही है। लेकिन जैसे यहाँ से जानना ने शुरू किया पीछे से ग्रैंड निशा कहते हैं क्या हमारा सेवियर आ गया, वो कहाँ पर है, अगर हमारा मसीहा यहीं पे है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हमने उसके लिए इतना सारा सेक्रीफाइस जो किया है, जब हमारा मसीहा हमारे सेक्रीफाइस का जानेगा तो हमें वो वेल डन कहेगा, हमारे सारे सिंस को हमारे सारे पाप का भूल जाएगा और हमें वापस से एक इज्जत वाली पोजीशन पे लेके जाएगा। जहाँ पे रून कहती है वो नहीं आया। जो सुन के अब तो ग्रैंड ईशा बिल्कुल पागल हो था। रून कहती है कि जिस सीवर की तुम बात कर रहे हो, जिसका तुम वेट कर रहे हो, जो कि तुम्हारे सारे पापों को ओवरलुक कर देगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, वो पर्सन यहाँ पर नहीं है। तो इस बात को सुन के डीशा कहते हैं अगर ऐसा है तो फिर मैं वेट करूंगा जब तक वो सेवियर नहीं आता। जिसमें रून कहती है ये तुम्हारी मर्जी है, और अगर तुम ऐसा मानते हो तो यही तुम्हारी डेस्टिनी है। वही हम देखते हैं बॉम्ब बॉम्ब टेक्निक का यूज करके सारे लोग वहां से निकल जाते हैं जिस तरफ बैम है, और वहीं पे लोग नोटिस भी करते हैं बैम को भी, जहाँ पे बहुत ही सारा शिंशु कंट्रोल कंसंट्रेशन हो रखा था। और बैम कोशिश कर रहा था कि उस जगह पे एक छोटा सा क्रैक कर सके। यहाँ पे फाइनली थोड़ी देर बाद वो शिंशु कंट्रोल करके वो क्रैक बनाने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पे एक मजीद इस चीज को नोटिस कर लेता है, और वो एक अटैक के साथ रेडी हो जाता है कि बस बहुत हुआ रेड थाइसा, तुमने बहुत सारा काम यहाँ पे कर लिया, अब जाओ आराम करो। उसके साथ ही मशीनों का अटैक इतना खतरनाक था जहाँ से बहुत ही बड़ी लाइट निकलती है, और जब फाइनली धुंध हटती है तो हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा, जहाँ से लाइट आ रही थी वो पूरी जगह सूख चुकी थी, वहां से पूरा ब्लड सूख चुका था, और जहाँ पे सिर्फ बाम बचा था। बाम नोटिस करता है उसके ठीक सामने एक रेड कलर की लाइट है, ये ऐसा का एक पावर तो सीधे आकर उसके अंदर घुस जाती है। मैम को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ, लेकिन और एक मजदूर यहाँ पे चीज नोटिस कर लेता है और कहता है बेबी वेल डन, तुम्हारी स्किल्स अमेजिंग है। लेकिन मैम कहता है नहीं, मुझे तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हारी मदद की वजह से आज हम बच पाए। लेकिन और एक यहाँ पे कुछ अजीब सा नोटिस करता है, उसे ऐसा सेंस हो रहा था जैसे रेड थैसर की पावर अब इस बच्चे के अंदर से आ रही है, यानी कि बैम की बॉडी में से। उसे इस पे विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वो चीज को भी इग्नोर कर देता है और बैम कंधे पे हाथ पे रख के कहता है तो मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कंट्रीब्यूशन उतना भी नहीं, और कहता है कि चलो तुम्हारे दोस्तों को ढूंढते हैं। लेकिन इसी टाइम पे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कहता है। उसका प्रपोजिशन था कि बेबी क्या तुम वो काई सॉन्ग को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। जब बैम चीज को सुन के एक थोड़ा सा शॉक हो गया था। इन दूसरी तरफ देखते डी जाके कैसल को, जो कि सब चीज लाइव देख रहा था और काफी खुश था कि ये लोग जीत गए, यानी कि इनका सेवियर जीत गया और इनके दोस्तों की मदद से उन्होंने हेलजो को हरा दिया। दीक्षा इस चीज से काफी खुश थे कि उस बास्टर्ड जो के साथ सही हुआ। इन दूसरी तरफ काफी लंबे समय के बाद हम देखते हैं व्हाइट को और क्राका को, जो कि पहुंच चुके थे स्पिरिट रूम में। व्हाइट जब इस चीज को देख रहा था तो अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ पे इतनी सारी सोल्स है तो आज तक किसने ट्राई क्यों नहीं किया इस पावर को यूज करने का, ये तो बिल्कुल अमेजिंग है। वो काफी खुश था क्योंकि इस पावर से पॉसिबल था उसका रियल फॉर्म अचीव करना। जहाँ मास्टर कहता है कि ज्यूल गेज जस्ट तुम वेट करो, मैं आने वाला हूँ अपने ट्रू फॉर्म में, और एक के साथ स्पिरिट रूम के आगे बढ़ जाता है कहते हुए कि मेरी दावत का समय आ गया है। क्राका से पूछता है कि भाई तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम सारी सोल को एब्जॉर्ब करोगे, ऐसा लगता है जैसे किसी पावरफुल स्पेल का यूज करके यहाँ पे बांधे हुए हैं। जहाँ पे आकिन कहता है बिल्कुल सही बात है। राइट यहाँ तक भी कहता है कि इतने पावरफुल स्पेल को फोर्स के थ्रू तोड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर अपना स्पेल डाल दूं तो एक तरीके से मेरा हो जाएगा और मैं सभी सोल की पावर को अपना बना सकता हूँ। आखिर तुम भूल गए क्या कि आत्माओं से रिलेटेड जितने मंत्र है वही मेरी स्पेशलिटी है। कहने के साथ ही वो अपनी व्हाइट सॉन्ड निकाल लेता है, कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। कहने के साथ ही वो पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि वहां से सोल बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं ब्रैम को, जो कि काफी सरप्राइज था सुन के कि वो
यहाँ पे और एक मजीनो से वॉक हाई सॉन्ग ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, जो कि और एक मजीनो की ऑर्गेनाइजेशन है। और बैम यहाँ पे से सॉरी भी कहता है और कुछ कहने से पहले ही और एक मजीनो उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम स्लेयर कैंडिडेट हो फक के, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम तो जानते ही हो कि हम अपनी जिंदगी अपने मन से डिसाइड करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें ज्वाइन करने वाला कहाँ से आ रहा है, चाहे वो जहाद की फैमिली से हो या फिर फक से या टेनगेट फैमिली से। और अभी के लिए तुम्हें अपना डिसीजन देने की जरूरत नहीं है, तुम अभी कुछ समय के लिए इस पे सोचो सिर्फ, और अभी हमें तुम्हारे दोस्तों भी तो ढूंढना है ना, तो चलो यहाँ से चलते हैं। जिसमें बैम एग्री कर जाता है। वैसे अब ध्यान आता है कि आखिर डी ली और रेचल का क्या हुआ था। वो विश्वास करता है कि शायद उनका कुछ बुरा ना हुआ हो, और तभी उसके पॉकेट बॉम्ब से एक आवाज सुनाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि कून था, जो कि दूर से हेलो की बॉडी को देख रहा था जो कि जमीन पे पड़ी थी। और हम हॉकनी को भी देखते हैं जिसने जो को नोटिस कर लिया था। जहाँ एकला तो बैम कून के पास आ गया था, वहीं पे हम देखते हैं हॉकनी को। वहीं पे जैसे ही बैम कून के सामने पहुंचता है, कून से डांटते हुए कहता है, तुम्हें कुछ पता भी है, हमने तुम्हारे बारे में एक भी बात नहीं सुनी जब से तुम गायब हुए थे फ्लोर डेथ में गुस्से के साथ ही। तुम्हें लेके मैं कितना परेशान था। जब बैम से माफी मांगता कहता है कि मेरा पॉकेट सही से काम नहीं कर रहा था। मतलब कौन पूछता है कि जो का क्या हुआ, जिसमें बैम कहता है हमने उसे हरा दिया और यूरी और बाकी लोग भी सेफ है। जो सुन के तो बैम काफी ज्यादा खुश था, लेकिन कून और बाकी लोग काफी शॉक हो गए थे। वहीं पे मजीनो भी वहाँ पे आ गया था और कह रहा था क्या ये लोग तुम्हारे साथ ही हैं। ऐसे तो उसे डिफरेंट लग रहे पहले से, क्योंकि उसने उस टाइम जिस टीम को देखा था उसके अंदर वैंगनान और बाकी लोग थे। और इससे पहले ये लोग पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। मजीनो कहता है कि मुझे अलाउ करो ताकि मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर सकूं, और वो अपना नाम बताता है कि मैं हूँ उरेक मजीनो। जो सुन के तो कून, एंडोर्सी, बोरो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और शॉर्ट में उसे इतना बताता है कि मैं भी किसी कारण की वजह से इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व हो गया था। ऐसे तुम सबसे मिलके सारे बेबी से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उरेक मजीनो काफी खुश हो जाता है अंदर ही अंदर, जैसे कि कैसे ये लोग कितना सरप्राइज है इसको देख के। और कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर उन्हें उसका ऑटोग्राफ चाहिए तो उसके लिए काफी टाइम है इसके पास, वो सभी को ऑटोग्राफ दे देगा। लेकिन तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो कि एंडोर्सी थी, जो कह रही थी कि बैम तुम ठीक तो है ना, हमने इसके बारे में काफी बुरे रूमर सुन रखे हैं, हमने सुना है कि एक परवर्ट है, हमने तो ये भी अफवाह सुनी है कि इसकी वहां से एक बीम निकलती है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो बात सुन के उरेक मजीनो को बहुत बुरा लगा और वो इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शायद इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन ये सारी अफवाहें लोग तक पहुंच चुकी थी और इनके पास एक अच्छा इमेज नहीं था उरेक मजीनो के लिए। चाहे कहते बैम इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं कहीं जाने के लिए। उरेक इन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। बैम कहता है कि हाँ मुझे कह तो रहा था वो का सॉन्ग ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे यार तो मुझे पता था ये पक्का अच्छा बंदा नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मजीनो चाह के उनको समझा नहीं पा रहा था, और इस ऑकवर्ड सी सिचुएशन के बीच में मजीनो कुछ कर पाता है इससे पहले यूरी ज्यादा आ जाती है और कहती है तुम बच्चों से क्या बातें करने में लगे हो। जहाँ में मजीनो को पता लगता है कि जो यूरी के साथ बंदा था वो हेल्डो को बचाने के लिए चला गया और गायब हो गया। लेकिन अभी उनके सामने और भी इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे यूरी से डांटते हुए कहती है कि मुझे तुमसे सारे स्ट्रेट आंसर चाहिए, तुम ग्रेज़ाद को कैसे जानते हो। मजीनो को याद आता है कि हेल्डो का नाम तो भूल ही गया था। वहीं पे यूरी ये जानना चाहती थी कि आखिर एक मजीनो और ग्रैमज़ैद के बीच में क्या रिलेशन है, और उसे डांटते हुए कहते कि तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मुझे सारी बातें बताओ। कून अपने मन में सोच रहा था कि यूरी ज़ाद और एक मजीनो एक ही पैनल में है, ये तो किसी टेनगेट फैमिली के लिए भी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जहाँ वो एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ बैम से कहता है कि लगता है तुम वापस किसी बहुत बड़ी इवेंट में पार्ट ले लिए बैम। तो बैम को कहना तो लगता है जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो चीजें हमारे पास हो रही है उसकी स्केल भी बढ़ते जा रही है। जहाँ में कून कहता है हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी लगता है। वही कून इसको बताता है कि ये लोग कैसे हेल्डो के कासल में गए थे और रेचल अचानक उनके सामने आ गई और क्या उसे किसी पे अटैक कर दिया और डी की वजह से वो कोलैप्स कर गई। जो सुन के तो बैम पूरे सरप्राइज हो जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेचल की बॉडी को जो कि अनकॉन्शियस थी। जब कून से बताता है कि शायद डी ने इसी किसी तरह का जहर दे दिया है अपने ऑब्जर्वर का यूज करके। लेकिन कून को अभी भी रीजन नहीं पता कि आखिर दोनों अचानक से वहाँ पे क्यों आए थे और क्यों लड़ने लगे। लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट पे उनके एक साथी यानी कि स्लीपी स्नोरलैक्स की वजह से उसने इस जहर को फैलने से रोक रखा है। लेकिन जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा और पॉइजन को रोकने की भी एक लिमिट है। तो इसलिए या तो ये लोग कुछ जल्दी से करे वरना रेचल पक्का मर जाएगी। तो ये पीछे से ल्यूना जाती है और खुश होते कहती है कि अच्छा तुम खुद ही आ गए, वरना तुमने मेरी मेहनत बचा ली तुम्हें ढूंढने की। और लूना आते साथ सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जो सुन के तो दोनों ही सरप्राइज और शॉक हो गए थे। वहीं लून का कहना था कि मेरे अंदर एक बैड फीलिंग है अभी के लिए, तो मैं यहाँ से निकल जाना चाहिए। वही हम देखते हॉकनी को जो कि हेल्डो की बॉडी के पास था और जैसे हेल्डो आके खोलता है वो डर जाता है और कहता आई फ्रीक तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
हेलो काफी ज्यादा डरा हुआ था और चिल्लाता कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेला क्या हूँ, मैं तो एक मदीनों से फाइट कर रहा था। जब भी ऑग्नियो से बताता है तुम्हें याद नहीं है, तुम हार गए। अब तो ये बंदा डिप्रेशन में ही चला जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि रेड थाइसा की पावर होने के बाद भी और पूरे तरीके से इसकी टाइटरी में कंट्रोल होने के बाद भी वो हार गया। जाओ इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था और कहता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। तो धमकाते हुए भी कहता है कि मैं अब तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारी मत से जहाँ से बाहर निकलूंगा। जो बात सुन के ऑग्नियो को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी पावर का यूज करके हेल्डो को एक तगड़ी तरह से मारता है। ये कहते हैं तुम्हें अभी लगता है तुम उतने पावरफुल हो, तुम अब किसी काम के नहीं और रेड थाइसा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है और तुम ऐसी कोई खास बात नहीं जो कि तुम्हें अलग बनाते हैं हमारे से। तुम भी अब उन्हीं लोगों में से एक हो जिनको तुम तड़पाया करते थे, इसलिए अब तुम जाग जाओ, समय आ चुका है तुम्हारी रियलिटी में जीने का। फिर हम देखते हैं हॉकनी को बोलते हुए कि जब मुझे पता लगा कि तुमने मेरी आंखें निकाली थी तो मैं तुम्हें मार देना चाहता था, लेकिन जैसी तुम्हारी हालत है मेरे को लगता है कि मुझे ऐसा करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करो और एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू करो। लेकिन तभी पीछे से उसका आर्मी कमांडर भी आ जाता है। ये कहते हैं मास्टर हेल्जो क्या ठीक है, लेकिन हेल्जो अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। आर्मी कमांडर अपना नाम ही बताता है कि मैं सांचेज हूँ, आपका सबसे वफादार। क्या आप मुझे भूल गए? क्या आपको ज्यादा तेज की चोट लगी थी जिसके से आपकी याददाश्त चली गई? जहाँ पे हेल्जो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो एक और नई सा होल रिपेयरमैन हूँ। लेकिन ये बंदा इस चीज प्रेडिक्ट था कि यही बंदा मास्टर है उसका, यानी कि हेल्जो। लेकिन हम देख पाते हैं हेल्जो के मन में जो दुविधा थी, वो चाहता था कि इस यहाँ से चले जाए क्योंकि वो अपनी वीकनेस के साथ इसको फेस नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि सर्वेंट भी इससे ज्यादा पावरफुल है अभी और वो इस पे बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करेगी जब उन्हें पता लग जाएगा कि इसकी रियल पावर जा चुकी है। और हम देखते हैं पीछे से एक मजनू को आते हुए जो कि कह रहा था कि एक तो तुम अपने भाई से हार गए और उसके बाद तुम्हारी पैथेटिक पावर भी चली गई और अब तुम बिल्कुल एक लूजर की तरह बिहेव कर रहे हो। आर्मी कमांडर इसको देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो अपने मास्टर को डिफेंड कर सके। लेकिन और एक मजनू जो को कहता है कि चलो अब ऐसा करना बंद करो, उठो और जाके अपने उस सपने को पूरा करो जो कि तुम इतने सालों से देखते आए थे। जब से आए उतने लंबे समय के बाद तुमसे मिलने के लिए और हम लोग लड़ने में लगे थे, यहाँ तक कि हमने एक दूसरे को ग्रीट भी नहीं किया ठीक से। अब देखते हैं हेल्डो को जो कि फ्रस्ट्रेटेड था और कहता है कि तुम अब यहाँ क्यों आए हो, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने वो सारी पावर भी ले ली, तुम उस टाइम क्यों नहीं आए थे जब मैं सफर कर रहा था सबसे ज्यादा? मेरे दुखों के टाइम पे तुम क्यों नहीं आए मेरी मदद करने? और जो पावर तुम नहीं दी थी वो तुमने मुझसे छीन ली जब मेरा सपना पूरा होने वाला था। तुम्हें कोई नहीं हक है ऐसी किसी को पावर देना और फिर छीन लेना अपनी मर्जी से जब उनका वो काम उनको आदत लग जाए। मजीनो कहता है कि सॉरी सॉरी, मैं समझता हूँ मेरी गलती है और इसलिए मैं अपनी मिस्टेक के लिए तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ कि मुझे तुम्हें रेड थाइसा देना ही नहीं चाहिए था। चला था तुम काफी सारी चीजें अकम्प्लिश करोगे उस पावर से, लेकिन देखो तुमने क्या किया। पावर मिलने के बाद तुमने आपको एक रूम में बंद कर लिया और प्रिविलेज किस चीज का पाया? टीवी देखने का और कॉमिक बुक पढ़ने का। अब टाइम आ चुका है कि तुम इन सब चीजों से बाहर निकलो जो और अपनी उस लॉस्ट पावर को छोड़कर अपने सपने की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे पास वो पावर जाने के बाद अब तुम दुनिया को अच्छे से देख सकते हो, जो तुम रियलिटी में हो तुम अब उसको पहचान सकते हो, अपने रियल नेचर को। और वैसे भी वो पावर तुम्हें क्या दिलवाई? तुम लगातार हवा में उड़ रहे थे, बीम शूट कर रहे थे, एक हाई रैंक और एक प्रिंसेस जहाज से फाइट कर रहे थे। तुमने बहुत सारी तरह की अलग चीजें ट्राई की, लेकिन उससे तुम्हें मिला क्या? ये सब कोई बड़ी डील नहीं है क्योंकि इससे तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिली, ना ही तुम एक भी स्टेप आगे बढ़े अपने गोल को पूरा करने के लिए जो कि स्टार्टिंग से तुम्हारा मोटिव था। और यहाँ पे वो उसे काफी मोटिवेशन देने के साथ ही कहता है कि तुम वापस से कर सकते हो जो तुम करना चाहते थे। लेकिन जो रोने में लगा था और कहता है तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? और तुम्हारे जैसा पावरफुल इंसान जो कि सबसे ज्यादा सुपीरियर है, उसे भला कैसे पता लगेगा कि मेरे को क्या फील हो रहा है? अब मेरे बस की कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी वापस से स्टार्ट नहीं कर सकता। एक टाइम पे मैं कासल में रहा करता था, सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब एक लूजर की लाइफ मरने वाला हूँ ये सब चीजें वापस से याद करके। तो इसलिए से निकल लो और मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा मिजरेबल मत बनाओ। तुम्हारे वर्ड्स और भी ज्यादा मुझे चुभ रहे हैं, ना कि मुझे कोई कंफर्ट दे रहे हैं। जाकर अपने उस ग्रेट पावर का शो ऑफ कहीं और करो किसी और के सामने, यहाँ से प्लीज चले जाओ। लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब सा होता है। हम देखते हैं इन सभी की बॉडी को फेड करते हुए, यानी कि जैसे इनकी एनर्जी इनसे बाहर निकल रही है। जो यहाँ पे नोटिस करता है कि अपनी खुद की बॉडी छोड़ के जा रहा है, उन्हें काफी ज्यादा पेन फील होता है। जहाँ पे हेल्प में करके चिल्ला रहा था, मजीनो भी काफी शॉक हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से जो को और उसके कमांडर को क्या हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं व्हाइट को, जिसको ये सारी सोल की पावर मिल रही थी, यानी कि असीमित आत्माओं की शक्ति जो कि स्पेस रूम के अंदर रखी हुई थी इतने युगों से। यहाँ पे इस जगह के जितने भी नेटिव लोग थे, उन सभी के अंदर की जो पावर थी या सोल थी, वो सभी खिंच के वापस जा रही थी व्हाइट के पास, जहाँ काफी खुश था और हंस रहा था। हम एक अलग ही तरीके का इविलनेस देख सकते हैं व्हाइट की आंखों के अंदर।
जहाँ वो सोच रहा था कितना लंबे समय हो गया मुझे इस तरह का डीप सेटिस्फेक्शन मिला हुआ, अब मैं फाइनली वो बन पाऊंगा जो कि मैं था इस समय पे। जहाँ पे वो बंदा जो इन्हें यहाँ तक लेकर आया था, यानी कि एक आर्मी कमांडर, उसकी भी वही हालत होती जो कि बाकी लोग के साथ हो थी। जो मरते कह रहा था कि तुमने मुझे ये प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन कराका इसको इग्नोर कर देता कहते हुए कि ये है वाइट की पावर। ये अभी भी उस लेवल पे तो नहीं है जब वो अपने प्राइम में था, लेकिन फिर भी ये सही में उतना ही ब्यूटीफुल है जितना लोग कहते हैं। जहाँ पे हम वाइट का रियल फॉर्म देख पाते हैं जो कि काफी सुंदर था। जहाँ पे अब इस टाइम पे कराकर सोच रहा था कि अब एक ही प्रॉब्लम के सामने है और वो बंदा है यानी कि उरेक मजीनो। जहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो को जमीन पड़े हुए उरेक के सामने, जो कि अजीब सा ही हो गया था और उसके अंदर अब कोई भी पावर नहीं थी, यानी कि उसकी लाइफ पूरी तरह से चूस चुकी थी। और अब मजीनो की आंखों में एक अलग ही तरीके का गुस्सा देख पाते हैं जो कि उसके सामने उसके फ्रेंड जो के साथ हुआ। क्राकर के इसी मास्टर प्लान और वाइट के ट्रू फॉर्म के अचीव करने के साथ ही आज के एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे हमने पहली बार देखा वाइट का ट्रू फॉर्म, जिसके बारे में हेल्टन की शुरू से ही बोलते आ रहा था कि वो कितना पावरफुल है और उसका प्राइम अलग ही लेवल का है। जब उसने वापस से यहाँ के जितने नेटिव लोग थे यानी फ्लोरो डेथ के जो लोग थे उनकी पावर को चुरा लिया और अपने ट्रू फॉर्म को अचीव किया। लेकिन अब बैमोस के दोस्तों के सामने काफी ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है क्योंकि वाइट उनसे बदला लेने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उरेक मजीनो भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है क्योंकि उसका फ्रेंड जो मारा गया है से। तो आने वाले टाइम में अब कौन सी फाइट्स होने वाली हैं और यहाँ पे कौन सी बुरी चीज होने वाली जिसके बारे में र्यून को पहले से एक बुरी फीलिंग थी, ये सब चीज जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।